भगत सिंह की जिंदगी के आखिरी 12 घंटों की कहानी। भगत सिंह के साथ फांसी वाले दिन क्या हुआ था, उन्हें किन किन चीजों का सामना करना पड़ा था और क्यों धोखे से उनकी फांसी एक दिन पहले करवाई गई। दोस्तों, 24 मार्च 1931 की सुबह पूरे देश में भूचाल मच गया था, क्योंकि हर तरफ सिर्फ एक ही खबर सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। हर कोई इस खबर का सच जानना चाहता था, और वो खबर थी भगत सिंह और उनके दोस्त सुखदेव व राजगुरु की फांसी की। लोगों को जैसे अखबार मिला, उसमें साफ साफ बड़े बड़े शब्दों में इन तीनों की फांसी का जिक्र करते हुए लिखा था कि लाहौर सेंट्रल जेल में पिछली शाम 7:33 पर इन्हें फांसी दे दी गई। आखिर अंग्रेज सरकार ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और किस तरह अचानक से ही देश के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले नौजवानों को चुपचाप मौत के आगोश में सुला दिया गया। आइए जानते हैं। भगत सिंह, ये नाम ही काफी है इंसान को याद दिलाने के लिए कि अगर उसके मन में जज्बा हो तो उम्र और ताकत जैसी चीजें मायने नहीं रखती। 21 साल के भगत सिंह ने देशवासियों के अंदर आजादी की चिंगारी जलाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया था। तभी तो जब भगत सिंह की मौत हुई तो पूरा देश मातम में बदल गया। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। असल में अंग्रेज सरकार दिल्ली के असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाने की तैयारी में लगी हुई थी, जो कि बहुत कड़े कानून थे। यहाँ तक कि सरकार इसे पास करने का फैसला भी कर चुकी थी। अंग्रेज इस बिल को कानून बनाने में लगे हुए थे ताकि वो जनता के अंदर पनपने वाले क्रांति के बीज को जड़ से उखाड़ कर फेंक सके। लेकिन हमारे देश के कुछ वीर सपूत ऐसा होने नहीं देना चाहते थे। इसलिए 8 अप्रैल 1929 के दिन को असेंबली में बम फेंकने के लिए तय किया गया और इस काम के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को चुना गया। असेंबली में बम फेंकने का मकसद किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि वहां पर इतनी भगदड़ मचा देना था ताकि भारत की जनता को कमजोर करने वाले कानून को बनने से रोका जा सके। और यही वजह है कि बम को खाली जगह पर फेंका गया। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से भागे नहीं, बल्कि खुद वहीं पर खड़े होकर अपनी गिरफ्तारी दे दी, क्योंकि अगर वो चाहते तो उस भगदड़ से निकल सकते थे। लेकिन वो दोनों वहां खड़े होकर पर्चे बांटने लगे, जिसकी पहली लाइन में लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट के बहुत ऊंचे शब्दों की आवश्यकता होती है। उनकी गिरफ्तारी के बाद और भी सुराग मिले, जिसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा दर्ज किया गया। 7 अक्टूबर 1930 को यह फैसला सुनाया गया कि राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा दी जाएगी। इस मामले में भगत सिंह को भी जो फांसी की सजा हुई थी, उसकी तारीख 24 मार्च तय कर दी गई थी। लेकिन उस समय पूरे भारत में भगत सिंह को फांसी दिए जाने के फैसले पर जोरों शोरों से विरोध चल रहा था। भगत सिंह के बचाव में बहुत बड़ी संख्या में लोग आने लगे, जिनमें से कुछ तो आपे से बाहर भी हो रहे थे, जिसे देख अंग्रेज सरकार के दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। अंग्रेज सरकार इतनी ज्यादा डर गई कि उससे लगने लगा अगर तय तारीख पर फांसी दी गई तो लोगों को कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग विरोध के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसे कंट्रोल करना पुलिस के बस की बात नहीं है। और यही कारण है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को चुपचाप बिना किसी को पता लगे तय तारीख से एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई, ताकि लोग फांसी की तारीख को अगर विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे तो वो कुछ न कर पाए। इसी वजह से जब अगले दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की खबर लोगों तक पहुंची तो हर कोई बौखला गया। कहा जाता है फांसी वाली शाम जेल में काफी देर तक इंकलाब के नारे गूंज रहे थे। वो नारे इतने ज्यादा जोरदार थे कि पूरा जेल प्रशासन उन्हें सुनकर कांप उठा था। फांसी के समय में जितने भी आधिकारिक लोग शामिल थे, उनमें से एक यूरोप के डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे। फांसी पर चढ़ते वक्त भगत सिंह ने उनसे कहा, मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप बेहद भाग्यशाली हैं कि आपको देखने का मौका मिला कि भारत के क्रांतिकारी किस तरह अपने आदर्श और देश के लिए फांसी पर झूल जाते हैं। और यही भगत सिंह के मुंह से निकलने वाला आखिरी वाक्य था। पर दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में केवल इतना जानना कि उन्हें तय तारीख से एक दिन पहले फांसी हुई थी, ये काफी नहीं है। इतिहास के सभी अहम पन्ने खुलने बाकी है, और आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि उस शाम यानी कि 23 तारीख को हुआ क्या था। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, भगत सिंह जितने बड़े देश प्रेमी थे, उतने बड़े किताबों के प्रेमी भी थे।
तभी तो जेल में रहने के दौरान उन्होंने बहुत सी किताबें पढ़ी और अपने आखिरी वक्त पर वो किताब ही पढ़ रहे थे जिससे उन्हें फांसी दी जानी थी। उस शाम वो लेनिन की जीवन कथा पढ़ रहे थे। लेनिन कोई और नहीं बल्कि रूस की क्रांति के सबसे बड़े नेता थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को क्रांति की एक अलग ही राह दिखाई थी। और उनके बाद लोगों को ये समझ में आया कि आखिर असल मायनों में क्रांति क्या होती है। इस किताब के कुछ आखिरी पन्ने बचे हुए थे जिसे मरने से पहले भगत सिंह खत्म करना चाहते थे। तभी जेल के कुछ अधिकारी उन्हें अपने साथ लेने के लिए आए, जिन्होंने बताया उन्हें फांसी तय तारीख से एक दिन पहले ही दी जाएगी, इसलिए उन्हें ले जाने का वक्त आ गया है। उस अधिकारी की बात सुनकर भगत सिंह थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से तो मिल ले। किताब के आखिरी पन्ने को उन्होंने कुछ मिनटों तक पढ़कर खत्म किया और फिर किताब को छत की ओर उछालते हुए बोले, ठीक है, अब चलो, मैं तैयार हूँ। भगत सिंह के साथ साथ राजगुरु और सुखदेव को भी एक के बाद एक करके फांसी देने के लिए बुलाया गया। जिस जेल में इन तीनों को रखा गया था वो लाहौर की कोट लखपत की जेल थी। फांसी के लिए जाते वक्त भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों अपनी मस्ती में मगन थे, मानो वो खुश हैं कि जिन्हें अपने देश की मिट्टी के लिए मरने का मौका मिल रहा है। और वो खुशी इन तीनों के चेहरे पर साफ झलक रही थी। अब फांसी खुफिया तरीके से लोगों से छुपा कर दी जा रही थी, इसलिए बहुत कम ही लोग उनकी फांसी पर शामिल हो पाए थे। जो लोग वहां मौजूद थे उसमें यूरोप के डिप्टी कमिश्नर शामिल थे। और फिर फांसी के तख्ते पर खड़े होकर तीनों ने बड़ी शान से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू किए। फांसी के फंदे को हंसते हुए अपने होठों से चूम लिया, फिर बड़ी खुशी से उसे अपने गले में लटका लिया, जिसके बाद देश के लिए तीन सपूत खुशी खुशी देश के लिए मौत की नींद सो गए। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न छिड़ जाए, इसके लिए अंग्रेजों ने पहले उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और फिर उन्हें बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां मिट्टी का तेल डालकर उनके शव को जलाना शुरू किया गया। गांव के लोगों ने जब आग जलती देखी तो आग के करीब आए, जिससे डरकर अंग्रेजों ने लाश के अध जले टुकड़ों को सतलज नदी में फेंका और दम दबाकर भाग निकले। जब गांव वाले नदी के पास आए तो उन्होंने शरीर के टुकड़ों को अच्छी तरह से इकट्ठा किया और पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। इस तरह से भगत सिंह जैसे वीर पुत्र का शारीरिक अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कहीं चले गए। वो कहावत तो सुनी होगी कि शहीद कभी मरते नहीं है, वो अमर हो जाते हैं। और भगत सिंह से बड़ा शहीद भला कौन हो सकता है, जिसने हंसते हंसते अपने देश के लिए बिना एक पल भी सोचे अपनी जान दे दी, ताकि देश के लोगों के अंदर क्रांति की आग जली रहे। और उसी आग की बदौलत आज हम आजादी से जिंदगी जी रहे हैं। वैसे तो दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी के बारे में एक तरह की जानकारी नहीं मिलती। कोई कुछ बताता है तो कोई कुछ, लेकिन एक बात तो तय है, आजादी में इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि देश को आजाद कराने वाले शहीदों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिन्होंने एक से बढ़कर एक काम किए। लेकिन भगत सिंह ने तब लोगों के अंदर क्रांति की ज्वाला जलाई थी जब लोग हालातों के साथ समझौता करने को तैयार थे। लेकिन भगत सिंह की डिक्शनरी में समझौते जैसा शब्द था ही नहीं, और आज उसी की बदौलत हम जिंदगी जी पा रहे हैं। वरना देश आज भी गुलामी की रोटियां तोड़ रहा होता और हम ना चाहते हुए भी अंग्रेजों का कचरा साफ कर रहे होते। अब हमारे हिसाब से भगत सिंह ने अपनी जान देकर देश को आजादी दिलवाई थी। बाकी आपको क्या लगता है, और आपके हिसाब से देश को आजाद कराने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? अपना जवाब कमेंट में देना और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।